भी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा ही रही। अब अगली बैठक किसान संगठन और सरकार के बीच 22 जनवरी को होनी है। किसानों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है और उधर किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कही है। वहीं जो प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है किसानों को, उस पर किसानों ने विचार करने की बात कही है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। इस बैठक के बारे में किसान नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है और उसको देखते हुए लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी चल रही है। आज एक बार फिर से बैठक हुई। बैठक में सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव दिया गया है और प्रस्ताव में ये कहा गया है कि एक कमेटी बना दी जाएगी। जब तक कमेटी फैसला नहीं लेती तब तक इन कानूनों को स्थगित कर दिया जाएगा। 1 से 1.5 साल तक का समय भी दिया गया। नहीं सिੱਟਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਾ ਕਹੋ, लेकिन मैं ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ डिटेल ਚ। वहीं किसानों के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी बैठक के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया उस पर किसानों ने विचार करने की बात कही है कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे। और केंद्र सरकार ने बजट 2021 को पेश करने की तैयारी कर ली है। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा, जो 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने केंद्रीय बजट भी पेश करेंगे। इस बार जनता की निगाहें राहत पर रहेंगी कि किन चीजों पर राहत मिलेगी, क्योंकि लोगों को कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन से भी जूझना पड़ा है। ऐसे में चंडीगढ़ के दुकानदारों को सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, दुकानदारों ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। एक्चुअली बजट की तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है सर, हमें सरकार से ना पूरी उम्मीद है कि जैसे इस बार जो बजट है वो पब्लिक के हक में ही आएगा। कहने का मतलब है टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक है जी। और जैसे कि इस बार कोरोना की वजह से बिजनेस बिल्कुल ठप रहे हैं, तो शॉपकीपर्स के पास पैसा खनी है जी, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दे सके, ठीक है। तो मतलब हमें हर चीज़ में छूट की आवश्यकता है इसमें, तो हमें लग रहा है कि हमारे हक में ही आना चाहिए और सरकार की तरफ से पूरी मतलब सहयोग मिलेगा इस बार रिबेट में। तो इतना है कि मतलब टैक्स रेट्स कम हो सकते हैं जी, होने चाहिए। हाँ जी। आपको लगा बिजनेस पे काफी असर पड़ा है लॉकडाउन के बाद? हाँ जी, असर तो पड़ा है, पर ऐसे है कि जैसे अब लोगों ने थोड़ा बाहर निकलना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा पहले से तो बेटर है, पर इस चीज को थोड़ा टाइम लगेगा सुधरने में कोरोना के बाद। ਸਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ GST ਕਰਤੀ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਸੇਲਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। आप कह रहे हो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना चाहिए, बजट आने वाला है 29 को सेकंड। ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ खुशी दी आंदियां फिर ਤੁਹਾਡੇ को खुदकशी दी आनगियां, नुकसान होएगा। होते हैं रोज वही पानी पीना है, ठीक है जी। हमारा ये है कि जैसे महंगाई इतनी हो रखी है, पेट्रोल इतना महंगा हो रखा है, ठीक है। आजकल नई गाड़ी लेने में दिक्कत है, गाड़ी तो चल बंदा ले ले, रोज पेट्रोल डालना उसमें कैसे बंदा गरीब बंदा कर ले, है कि नहीं। ये आप देख लो, पहले आटा क्या रेट था, कितने क्या रेट हो गया। बस यही है कि छोटी छोटी चीजें जो बजट है वो पूरा हिला देती है पूरे घर सर्कल को। दुकानदारी पे काफी असर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे में क्या चाहेंगे भी कुछ ऐसा हो भाई दुकानदारी पे? दुकानदारी थोड़ी रीजनेबल होना चाहिए प्राइस, जैसे ठीक है जी। जैसे आजकल जैसे कोरोना का फैला हुआ इतना कुछ, कस्टमर भी दुकान नहीं आते। सुबह से हम बैठे रहते हैं, बोनी और दुकान से 1 या 2 कस्टमर आते हैं बस पूरे दिन में, क्या करेंगे अब। ऊपर से ये जो मास्क का जो आपने लगाया हुआ है चलान फालतू का, जब तुम चलान भी कर रहे हो तो ऊपर से मास्क भी देना बनो, 1000, 5,000, 2,000 रुपये का चलान हो रखा है। क्या करेगा बंदा इनसे, गरीब बंदा जो बेचारा दिहाड़ीदार वाला बंदा है, क्या करेगा वो। वहीं यूपी में तेल माफिया के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है और टीम को तेल माफिया के गोदाम में 30 से 40 ड्राम तेल होने की खबर मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। रईस नामक तेल माफिया लंबे समय से तेल का काला कारोबार कर रहा था और इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल की कालाबाजारी की जा रही थी। पेट्रोल पंपों पर जाने वाले ट्रकों से तेल चोरी किया जाता था। इसकी सूचना के आधार पर आईजी के आदेश पर पुलिस टीम ने ये छापा मारा और छापेमार कार्रवाई के दौरान तेल माफिया और उसका बेटा दोनों पकड़े गए। वजीरगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीरगंज थाना क्षेत्र के कस्बा बगरैन में और यहाँ पर एक बड़ी टीम ने जो छापा मारा है, जो तेल माफिया है, जो लंबे अरसे से यहाँ पर तेल का कारोबार करता चला आ रहा था, लेकिन इसकी भनक जो है स्थानीय अधिकारियों को थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। किसी की शिकायत पर जो है यहाँ पर एडीजी यानी कि आईजी रेंज के आदेश पर यहाँ पर एक छापा पड़ा है। यहाँ पे एएसपी जो है बरेली यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं। लगातार यहाँ पे छापेमारी चल रही है। फिलहाल मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया है और बताया जा रहा है यहाँ पर दर्जनों जो ड्राम है वो तेल के यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रक मंगाया गया है, इसमें जो है वो ड्रामों को ले जाया जा रहा है और जाँच जो है यहाँ पर की जा रही है। जो तेल माफिया है उसको यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसका
उसका एक जो बेटा है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर जो है वो उससे पूछताछ की जा रही है और लगातार जो है यहाँ पर वो जाँच की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उसका जो है गोडाउन है और यहाँ पर जो है तेल जो है यहाँ पर छुपा हुआ था। लगातार जो है यहाँ पर वो जांच कर रहे हैं अधिकारी जो है और उसकी जो है जांच करने के बाद में और इसमें बहुत सारे जो है वो पहलू हैं वो सामने आएंगे। कैमरा पर्सन सौरपाल के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़, बदायूं। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता की और चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने ये कहा कि किसानों के कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो आगामी 26 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को झंडा नहीं फहराने देंगे। अवतार भड़ाना ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए वो पूरे देश से अपील कर रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधियों से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो पार्टी से ऊपर उठकर और सत्ता का मोह छोड़कर किसानों की मुसीबत में उनका साथ दें। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश भर से अपील कर रहा हूं और हमारी मजबूती का जो ताकत है उससे हमें न्याय मिलेगा। हमने अपने देश के और प्रदेश के प्रतिनिधियों से गुहार की है, प्रार्थना की है कि सब प्रतिनिधि। चलिए सीधा रुख करेंगे वाशिंगटन की तरफ। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर शपथ ले रहे हैं। That I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। वो पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं अमेरिका की। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस और अब वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई हैं। अमेरिका के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम ये दिन। कमला हैरिस ने शपथ ले ली है उपराष्ट्रपति पद की। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है अमेरिका में नवनियुक्त सरकार के लिए। नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन। This land is your land and America the beautiful, accompanied by members of the President's own United States Marine Band. चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान लगातार दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं और इसके चलते किसान लगातार अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों हल्का लंबी के गांव भीटी वाला के किसान बोहर सिंह की आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद अब उनके परिवार से दुख साझा करने के लिए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल उनके गाँव पहुंचे और उन्होंने किसान की मौत पर दुख जताया। वहीं पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर महिलाओं की ओर से सुखमनी साहिब का पाठ वहां पर किया गया और इस मौके पर महिलाओं का यह कहना रहा कि उन्होंने ये पाठ इसलिए किया है ताकि भगवान केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और वो अपनी हट को छोड़कर किसानों के हित में तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस ले ले। इसके अलावा महिलाओं ने यह भी बताया कि वो 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए 24 जनवरी को ही दिल्ली रवाना होंगे। शंभू ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ
ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ छेती से छेती कृपा करना। आज ही हम शंभू बॉर्डर पर अपने भाइयों के साथ 10वें पातशाह जी के जन्म दिहाड़े की खुशी में सुखनी साहब का पाठ करने आए हैं। हमारे भाई जो दिल्ली में 55 दिनों से बैठे हैं, हम यही चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार जो अपनी जिद पे अड़ी हुई है वो ये जिद ना करे कि सारे काले कानून अपने 3 काले कानून वापस ले, हम भी खुशी खुशी अपने घर आएँ, हम यही चाहते हैं। और हम हर तरह से अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, जहाँ भी जैसे भी हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम हर जगह अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। महिलाएं दिल्ली भी जाएंगी 26 को? दिल्ली जी हम पहले 3 बार जा चुके हैं, परसों भी हम दिल्ली से आए हैं और 24 को हमारा द्वारा प्रोग्राम है, 26 तक हम शायद वहीं रहेंगे। क्या कार्यक्रम करवाएंगे? आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है और जो शंभू टोल प्लाजा के ऊपर हमारा धरना चल रहा है, उस धरने के अंदर आज एक सुखमनी साहब का पाठ रखा गया है। वो पाठ पंजोखरा साहब की महिला मंडली ने यहाँ पर रखा है और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए, अगर कोई भगवान से हम गुरु गोविंद सिंह से भी कहते हैं हम इनको सद्बुद्धि दे और जो काले कानून है ये वापस ले, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे किसान दिल्ली के अंदर धरने पर बैठे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार फिर भी नहीं जाग रही है। उसके लक्ष्य में हमने कल हवन भी कराया था और आज एक सुखमनी साहब का पाठ कराया और पंजोखरा साहब की महिला भी इसमें साथ दी है, क्योंकि महिला भी हमारे साथ डेली धरने पर आ रही हैं कि ताकि सरकार किसी तरह। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पंजाब में किसानों में इतना उत्साह है, इसका अंदाजा संगरूर के भुल्लरहेड़ी गांव की तस्वीरें देखकर के लगाया जा सकता है, जहां भारी मात्रा में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े। बता दें कि दिल्ली में पहले से ही लाखों की संख्या में किसान मौजूद हैं और अब पंजाब समेत अन्य राज्यों से भी किसान निकल पड़े हैं और 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। संयुक्त मोर्चे ਵੱਲੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? मैं 10 साल का। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, डर नहीं लगता ਤੁਹਾਨੂੰ? चलिए एक बार फिर से सीधा रुख करेंगे वाशिंगटन डीसी की तरफ, जहां जो बाइडेन अब शपथ ले रहे हैं। President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन ने शपथ ले ली है, अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन चुनाव में उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया और इस कार्यक्रम में भी डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए और अब जो बाइडेन के हाथों में अमेरिका की कमान। Ladies and gentlemen, please be seated.
राजधानी वाशिंगटन डीसी को छावनी में तब्दील किया गया था क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले हिंसा हुई थी और ये आरोप लगा था डोनाल्ड ट्रंप पर कि उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया है और उसके बाद वहां पर हिंसा हुई जिसमें कई लोगों की जान भी गई। लेकिन अब ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ और उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस ने शपथ ली और उसके बाद अब जो बाइडेन ने भी शपथ ले ली है राष्ट्रपति पद के लिए। 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन। अमेरिका के लिए ये दिन बेहद खास। इस कार्यक्रम में बराक ओबामा भी मौजूद हैं जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के 2 बार। जो बाइडेन ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और उनके साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की बताई जाती हैं उन्होंने भी शपथ ले ली है। My fellow Americans, a moment we have all been waiting for. It is now my great privilege and high honor to be. चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ किसानों ने संघर्ष का असर अब शादियों में भी दिखने लगा है और किसान शादियों में बारात वाली गाड़ियों पर किसान संगठनों के झंडे लगा करके रोष व्यक्त कर रहे हैं। बठिंडा के गांव तुंगवाली से मानसा के गांव बाजेवाला में बारात लेकर के मानसा के मैरिज पैलेस में आए नौजवान शमशेर सिंह ने न सिर्फ अपनी बारात की गाड़ियों पर किसान संगठनों के झंडे लगाए बल्कि केंद्र सरकार के तीनों खेती विरोधी कानूनों का भी विरोध किया। मेरा पिंड तुंगवाली है जी। मेरा नाम शमशेर सिंह आ ते बाजे वाले मैं मतलब भी बरात आई है मेरी ते झंडा लाया जो अजकल किसान यूनियन का चल रहा मतलब अपने किसानों नाल बहुत धक्का हो रहा ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਝੰਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ। वहीं सरकार से बातचीत के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 जनवरी को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य जिला स्तर पर जाकर किसानों को 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली पहुंचने का न्योता दे रहे हैं और इसी कड़ी में फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और पंजाब के प्रेस सेक्रेटरी प्रगट सिंह चलिए सीधा एक बार फिर से रुक करेंगे वाशिंगटन डीसी की तरफ। जो बाइडेन क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। Where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build,
and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America.
We've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh. All of us. Let's begin to listen to one another again. Hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the Great Mall, where Dr. King spoke of his dream. Here we stand, where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand, across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. For all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। वहीं पंजाब के मानसा से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन उग्राह के नेतृत्व में गांव भैणीबाधा से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और 8 गांवों के घरों में मौजूद किसानों को संदेश दिया गया कि किसान जत्थेबंदियों से जुड़कर दिल्ली परेड में शामिल हो जाएं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤਾਮਕੋਟ ਬੁਰਜ ਢਿਲਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦੇਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਦੇਸੇ ਆਵਾਂ ਆਪਣਾ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਬਣੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-250 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ DTF ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਗ ਤੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਦਕਾ किसान जत्थेबंदी होर तकड़ी करके बाकी दियां मंग। वहीं पंजाब के पटियाला में बुधवार को किसानों की तरफ से 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने को लेकर के गांवों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा ले रहे किसानों ने यह बताया कि हमारे सभी साथी BKU उग्राहा की तरफ से 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च को बहुत अनुशासित तरीके से वहाँ पर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और जिसके चलते पटियाला के कई गांवों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि इस ट्रैक्टर मार्च में लगभग 150 ट्रैक्टरों ने हिस्सा लिया। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 137 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਹੈ। 13 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 150 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਰਨ, ਹਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਜਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਫਰੀਦਪੁਰ, ਫੱਗੜ ਮਾਜਰਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ, ਬਾਗੜੀਆਂ,
ਝਣੋ ਮਾਲਾ ਹੇੜੀ ਲੰਗ ਢਗਾਟ ਫਤਿਹपुਰ ਤੇ ਸੱਧੂਵਾਲ केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में यूपी के सौख और मगोर्रा मांड राया क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली वहां पर निकाली गई और किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं किसान जो कानून लेकर के आए हैं, कृषि कानूनों को इन्होंने किसान विरोधी बताया और कानूनों को वापस लेने की मांग भी की गई। इस रैली में करीब 150 ट्रैक्टरों ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी ने यह कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार केवल उद्योगपतियों के इशारों पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान 50 से ज़्यादा दिनों से दिल्ली के सीमाओं पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। क्या सरकार को शर्म नहीं आती? इन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किसानों के विरोध में संसद में जो मोदी सरकार ने पारित की है और जिस तरीके से देश में पूरे में त्राही मच रही है, किसानों ने कम से कम 70-80 किसानों ने 4 दिन दे दिए और सरकार के कान पे जूं नहीं रंग रहा। पूरे देश का किसान इसको बिल को वापस करना चाहता है, लेकिन शर्मनाक बात है कि ये। वहीं राजस्थान के दौसा में सांसद के बोल ने खेत से लेकर के संसद तक बवाल मचा दिया है। सांसद जसकौर मीणा ने उनके किसानों को लेकर के दिए गए बयान के राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा हो रही है। जगह जगह पर सांसद जसकौर मीणा के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। दरअसल एक सभा के दौरान सांसद ने दिल्ली के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकवादी बताया था और कहा था कि ये लोग AK-47 लेकर के बैठे हुए हैं। सांसद के इस बयान के बाद पूरे सियासी गलियारे को सांसद के इस बयान ने हिला दिया है और बयान के बाद गुस्साए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दौसा के गांधी तिराहे पर सांसद मीणा का पुतला दहन किया और वहीं एक सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने पलटवार करते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को आतंकवादी बताना इनकी छोटी सोच और किसान विरोधी सोच को उजागर करता है। उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं। देखो, मैं सांसद महोदय का जो ये वक्तव्य है उसकी घोर निंदा करता हूँ। भारत की जनता 70 से 75% कृषि आधारित है। यहाँ 70-80% लोग बाग खेती करते हैं। यदि बीजेपी वाले या सांसद महोदय या मोदी जी यदि उनको आतंकवादी समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। सच्चे राष्ट्रभक्त यदि इस देश के हैं तो किसान हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं तो किसान करते हैं, अन्न पैदा करते हैं तो किसान करते हैं। यदि देश जीवित है तो किसान का ऊपर है। और ये सांसद और मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, ये भी किसानों के पीछे बने बैठे हैं। इसलिए ऐसा वक्तव्य सांसद महोदय को नहीं देना चाहिए कि किसान आतंकवादी हैं और किसान नक्सली हैं। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। इसे हमारे लोगों में और लिबास जफर की वेब सीरीज तांडव को लेकर के काफी बवाल देखने को मिल रहा है। सीरीज को लेकर के इतने बड़े विवाद खड़े हो गए हैं कि 6 जगह पर FIR दर्ज हो चुकी है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी मामले का संज्ञान लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में तांडव के खिलाफ FIR के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 पुलिसकर्मी मुंबई भी पहुंचे हैं। जांच टीम के सदस्य अनिल कुमार सिंह और दयाशंकर दुबे मुंबई पुलिस से इजाजत लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। खबर यह आ रही है कि मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी तांडव वेब सीरीज को लेकर के FIR दर्ज की गई है। IPC की धारा 153A, 295A, 505 के तहत ये मामला जो है वो निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। क्या सेक्शंस लिए गए हैं? क्या IT एक्ट के हैं? किसके खिलाफ लिया गया है? अभी कई लोग हैं, बहुत लोग हैं, जिसमें किसी का नाम प्रकाश में नहीं है। जैसे कि अमेजन प्राइम का नाम क्या उसमें लिया गया है? और अमेजन प्राइम तो कंपनी का नाम है। हाँ, अब इसमें विवेचना क्रम है, विवेचना में नो कमेंट। एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के नाम है सर? अभी किसी का नाम प्रकाश में नहीं है। और सिंह साहब आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ मुंबई पुलिस वेब सीरीज तांडव को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है और मुंबई पुलिस ने भी इस वेब सीरीज के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है और शो पर IPC की धारा 153A, 295A और 505(2) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने 2 दिनों पहले इस वेब सीरीज के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद
मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और दूसरी तरफ वेब सीरीज के विरोध में राम कदम ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया है। 4 दिन बीत चुके हैं। देश में सबसे पहली शिकायत तांडव के खिलाफ हमने घाटकोपर में की, पर महाराष्ट्र की ये सरकार मुंबई पुलिस को एफआईआर लेने से रोक रही है। अब हिंदू भाई संयम नहीं बरतेगा, फिल्म जगत की इन बदमाश लोगों के घर में घुसकर उन्हें जूतों की भाषा से समझाएगा। महाराष्ट्र की सरकार को एफआईआर लेनी होगी। हम पुलिस थाने जाएंगे, पुलिस से प्रार्थना करेंगे कि वे एफआईआर ले। यदि एफआईआर लेने से महाराष्ट्र की सरकार उन्हें रोकती है तो हमें जबरन मंत्रालय के बाहर जाकर के धरना करना होगा। अब हिंदू संयम नहीं बरतेगा, हिंदू अब सड़क पे उतर करके तांडव करेगा। बहुत हो गया, हमने बहुत बार माफ़ी मांगने के बाद हम चुप बैठे। अब माफ़ी नहीं, अब गिरफ्तारी होगी। अमेजोन की तय की जो आक्षेप, जिस सीन पर आक्षेप है वो हम बदलेंगे। माफ़ी और दृश्यों को बदल करके हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सोच समझ करके साजिश की गई है। ये ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए हमारे श्रद्धा पर कड़ा प्रहार किया है और इस प्रहार की हम निंदा करते हैं और इसके लिए जेल के सलाखों के पीछे ये जब तक नहीं जाते तब तक अभी हिंदू भाई रुकेगा नहीं, देश उन्हें माफ़ नहीं करेगा। अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? देखिए, सैफ अली खान एक प्रतिभाशाली कलाकार है, उनकी कला का सारा देश सम्मान करता है, पर जब इसकी स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई जा रही थी तो स्क्रिप्ट में देवताओं के प्रति अपमानित बोल, गलत वाणी का, अभद्र वाणी का प्रयोग, डमरू और त्रिशूल के साथ विडंबन, हमारी श्रद्धा पर प्रहार, उस समय सैफ अली खान ने उसे रोका क्यों नहीं? निर्माता निर्देशक से कहा क्यों नहीं कि ये देवताओं का अपमान है, ये सीन काट दो, ये मैं काम नहीं करूँगा? उसके बावजूद भी उन्होंने काम करने के लिए हाँक क्यों भरी? क्या सैफ अली खान? यूपी के फिरोजाबाद में बुधवार को छात्र संगठन राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच की तरफ से तांडव वेब सीरीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर शहर के एसआरके महाविद्यालय के गेट पर वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास और पूरी टीम का पुतला दहन किया गया। महानगर अध्यक्ष अनिकेत जैन ने यह बताया कि तांडव वेब सीरीज में भारतीय संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है और साथ ही छात्र राजनीति को बहुत ही गलत रूप से पेश किया गया है, जिसकी विद्यार्थी मंच कठोर शब्दों में निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि इस वेब सीरीज पर तत्काल रोक लगाई जाए। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी नेतृत्व और विधायक ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सवाल तो कोई नहीं उठा रहा है आपके अलावा, क्योंकि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव लड़ती है, ऐसे प्रदेशों में जहां पर उनका मुख्यमंत्री नहीं बना, जहां उनकी सरकार नहीं बनी, वहां पर कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहता। चाहे हरियाणा उदाहरण है उसका, महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, आसाम उसका उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, पर बहुमत प्राप्त करने के बाद जो विधायक तय करेंगे और जो हमारा हाईकमान तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और निश्चित रूप से बेहतरीन सरकार चलाएगा, एक अच्छा बंगाल बना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। शांतिपुर से विधायक और टीएमसी नेता अरिंदम भट्टाचार्य ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी। भट्टाचार्य ने टीएमसी छोड़कर के बीजेपी का दामन थामा है। भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में नई दिल्ली में बीजेपी में वो शामिल हुए। और बता दें कि भट्टाचार्य कांग्रेस के टिकट पर 2016 में चुनाव जीते थे, जिसके बाद अगले साल ही वो टीएमसी में शामिल हो गए थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने बीजेपी में शामिल होने के बाद यह कहा कि मैंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत दर्ज की थी और टीएमसी का समर्थन किया था ताकि विकास हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा हमारी राजनीति जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए, काम में रुकावट नहीं होना चाहिए। इसीलिए समर्थन भी किया था 2017 में, विधायक बनने के बाद भी। विधायक बने थे कांग्रेस के सिंबल पे, फिर भी समर्थन किया था ताकि ये ना बोल पाए कि साहब आपने तो प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप राजनीति करते रहे। हमने राजनीति नहीं किया,
हमने आपको मौका दिया, बट उस मौके से मिला क्या कि हमें भी काम करने के लिए आपने हाथ पैर बांध दिए, हम काम नहीं कर पाए। और यही बात सिर्फ मैं नहीं, बाकी बहुत जगह से यही बात आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि जो लोग एलिजिबल लोग हैं उन्हें काम करने के लिए नहीं दिया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तो इस सिचुएशन से हम एक ही चीज सोच सकते हैं, भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो उनका सपना है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कहने पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान सामने आया है। जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव के बयान पर यह कहा कि अखिलेश यादव हर मामले में सरकार का विरोध करते रहे हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, राफेल हो या फिर कश्मीर का मामला हो। अखिलेश यादव के पास अब कोई काम नहीं बचा, इसलिए वो लगातार सरकार का सिर्फ विरोध कर रहे हैं। जो चश्मा जो पहने होता है उसको वही नजर आता है ना। यदि हम सांप्रदायिक होते तो हम सबको आवास नहीं देते, हम सांप्रदायिक होते तो सबको शौचालय नहीं देते, हम सांप्रदायिक होते तो हम सबको गैस सिलेंडर नहीं देते, आयुष्मान कार्ड हम सबको नहीं देते। हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए काम कर रही है, और जो एक चश्मा पहन के काम करते रहे उनको वही दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश कह रहे हैं 2022 में सरकार हमारी आ रही है, उसमें आप क्या कहें? अभी सपना देखना बंद कर दें, ठीक है? अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी आप देखिए, चाहे कहीं नगरीय चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, बाढ़ का चुनाव हो, सारी जगह भाजपा आ रही है। पहली बार कश्मीर में, श्रीनगर में कमल खिला है। अब इनको एक तरह की हताशा हो रही है कि हमारा तो सारा वजूद ही खत्म हो रहा है। यूपी के हापुड़ में सिंभावली पहुंचे दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम सिंभावली में किसानों और आसपास के लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई एक डेयरी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि आम आदमी पार्टी को यूपी में चुनाव लड़ना है और यूपी की जनता भी हमारा इंतजार कर रही है। ये कार्यक्रम ये था कि यहाँ के हमारे मित्र, हमारे किसान मित्र जो गांव से हैं, इससे इन्होंने आसपास के किसानों की मदद के लिए, आसपास के दुग्ध उत्पादकों की मदद के लिए, पशुपालकों की मदद के लिए एक डेयरी प्लांट लगाया है। और यही देश में मॉडल काम करेगा कि किसानों की मदद के लिए इस तरह से जो लोग अपने प्लांट लगा सकते हैं, जो छोटे उद्योग लगा सकते हैं, यहाँ से अच्छे रेट पे फिर किसानों को दूध बेचने का अवसर मिले और उसके बाद वो दिल्ली, गाजियाबाद जैसी जगहों पर अच्छा दूध, उच्च गुणवत्ता का दूध पहुँचे। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ इनकी पूरी टीम, इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, रोज़गार भी मिलेगा लोगों को और एक दिल्ली और गाजियाबाद जैसे शहरों में लोगों को अच्छा दूध भी मिलेगा। क्या इसे ये भी कह सकते हैं कि यूपी में आगामी चुनाव की तैयारियाँ हुई हैं? बिल्कुल, पंचायत चुनाव की तैयारी के हिसाब से यूपी में चुनाव लड़ना है आम आदमी पार्टी को। यूपी के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब तक हम ऐसी सरकारों को ढोते रहेंगे जो ना इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना की हकीकत को परखने के लिए अयोध्या की एक लाभार्थी कुमकुम देवी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। और प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं बीजेपी ने चुनाव में सफल भागीदारी को लेकर के प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर मंथन भी शुरू कर दिया है। लाभार्थी कुमकुम देवी ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद खुशी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए ये एक सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री के माध्यम से ही घर मिल सका है और इसके लिए हमें कहीं दौड़ना भी नहीं पड़ा। पहले हम अपने परिवार के साथ छप्पर में रहते थे। बहुत खुशी मिली है हमको, अंदर से बहुत गर्व हुआ है कि आज प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हुई हो। घर हमारे गांव के प्रधान जी से, जिसकी वजह से हमको आज घर मिला है, हमको कहीं दौड़ना नहीं पड़ा है। सर, किस घर में आप रहते थे? छप्पर में रहते थे सर। पहले किस किस तरह से मिली, क्या क्या आपके घर में बन चुका है? सर, अभी तो दीवार तक उठी है, पहले की 40,000 मिली है सर।
उसके बाद अभी दूसरी किस्त तो नहीं मिली है, आज कल परसों में आ जाएगी। आज तक बन जाएगा? अभी तो टाइम है तो सब 10-15। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को जगदलपुर पहुंचे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा सहित 3 जिलों के 3 दिवसीय प्रवास पर हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। हरियाणा के नारनौल में 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बांग्लादेशी एक ईंट भट्टे में काम कर रहे थे और पकड़े गए बांग्लादेशियों में 10 पुरुष, 5 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये करीब 12 साल से देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के बहादुरगढ़ में रह रहे थे और अब नारनौल में ये रह रहे थे। इस दौरान एक बांग्लादेशी शख्स ने दिल्ली के पते का फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था और गणतंत्र दिवस को देखते हुए जांच पड़ताल में ये बात सामने आई। फिलहाल नारनौल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामला ये है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि वो कोई विदेशी नागरिक संदिग्ध जो हमारे क्षेत्र में यहाँ घूम रहा है या रह रहा है लंबे समय से या अभी आया है, उसकी पहचान के लिए हमें गुप्त मुख्यालय से डायरेक्शंस हैं। उनके अनुरूप हम कल ईंट भट्टों पर, होटलों पर, सभी जगह हमने पता किया तो ये 2 भट्टे हैं। एक तो गुवानी गांव में है आर.के. भट्टा कंपनी और एक पहलवान भट्टा नूनी सलोनी गांव में है। दोनों जगह हमें शक था कि ये बाहर के हैं, तो वेस्ट बंगाल के बता रहे थे, लेकिन ये कोई कागजात अपना पेश नहीं कर पाए वेस्ट बंगाल का भी। उसके बावजूद ज़्यादा दबाव दिया तो इन्होंने अपना पता बताना शुरू कर दिया जो कुलीग्राम डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में। सूचना मिली थी कि पहलवान भट्टा नूनी गांव में वहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, वहाँ पे कार्यरत हैं। तो उस सूचना के आधार पर वहाँ पे रेड की गई थी। उसमें करीब 27 आदमी हैं जिनमें कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ वयस्क हैं जो वहाँ भट्टे पर काम कर रहे थे। 27 आदमी हैं। तो ये जो छापेमारी है ये गणतंत्र दिवस को लेके लगातार वो की जा रही है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि ये किस रास्ते से, कैसे, किन साधनों से यहाँ पहुँचे हैं जी, और क्या इनके और भी साथी आसपास के भट्टों पे या। चलिए, मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।